Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So in the last videos हमने जो है एप्लीकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिस्कस किया था। इसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक जो मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का वो क्या होता है, बट यूकैरियोट्स में जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है ना वो हम अलग जो है लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो बेसिक मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं तो पहले तो बात सुनो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क क्या है। प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो आपकी हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और यूकैरियोट्स में हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में आपका स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और यूकैरियोट्स में आपका लीनियर डीएनए होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है बहुत जल्दी हो जाता है, लेस कॉम्प्लेक्स है, बट यूकैरियोट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें सारा कुछ एस फेज के अंदर ही हो रहा है प्रोकैरियोट्स में, बट आपका यूकैरियोट्स में पहले G1 फेज के अंदर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर बाद में G1 से वो एस फेज में जाता है और बाकी इलोंगेशन वगैरह जो है वो एस फेज में होती है। ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो बात की थी मैंने कि रेप्लिकेशन आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर आपके जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी एक्टिवेशन होती है। ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में होंगे। तो ये आपके जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, टीएमपी, ठीक है, एडिनाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट, इनकी फॉस्फोरिलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो है इनकी फॉस्फोरिलेशन करता है और इनको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स में बना देता है, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इन सब में बना देते हैं। और इस ट्राइफॉस्फेट्स का दो काम है, एक तो वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो आपके एड ऑन होते जाएंगे ना, ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान जो पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा वो यही ऐड करेगा और बाद में ये क्या करते हैं, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब क्या होता है, हेलिकेस आता है, हेलिकेस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे आएगा। ठीक है, वहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आएगा। ठीक है, वहां पे आके बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलेगा। वो खोलता कैसे है, जैसे जैसे वो हेलिकेस आगे आगे मूव करता जाता है ना, वैसे वैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। ठीक है, और वहां पे बना देता है रेप्लिकेशन फॉर्क जो कि वाई शेप्ड की होती है। अब उस रेप्लिकेशन फॉर्क जो आपकी बन गई है, ठीक है, ये आपके रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई रेप्लिकेशन फॉर्क। ये हेलिकेस जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हेलिकेस है। ठीक है, अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क दोबारा से कॉइलिंग भी तो कर सकती है ना, बट ये कॉइल ना करे, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये जुड़ गए ताकि दोबारा से बाइंड ना करे। अब जैसे जैसे खुलते जाता है ना, पीछे क्या हो जाता है, गांठ सी लग जाती है। ठीक है, सुपर क्वाइलिंग हो जाती है। तो सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए हमारे पास एंजाइम है टोपोआइसोमरेज और प्रोकैरियोट्स में वो कौन सा है, गायरेज। ठीक है, देन आपका अब प्राइमर बनना है, तो फ्री थ्री डैश एंड पे, ठीक है, ऑफ वन स्ट्रैंड एंड फॉर्क एंड ऑफ सेकंड स्ट्रैंड, वहां पे एक छोटा सा आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसको प्राइमेज बोला जाता है। ये आपका 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होगा। ठीक है, ये 5 डैश एंड की तरह काम करेगा फॉर द न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, और 3O डैश ग्रुप जो है वो प्रोवाइड, क्योंकि मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे ऐड होते हैं, 3O डैश एंड पे ऐड होते हैं, तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स के लिए वो 3 डैश एंड का काम करेगा। तो ध्यान से सुनो, ये आपका था, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। अगर तुम्हें ये प्रोसेस जो है, ये तो बेसिक्स है ना, बाद में प्रोटीन्स वगैरह की बात आती है यूकैरियोट्स में, ये तो बेसिक्स है भाई। ठीक है, ये हेलिकेस थे। ठीक है, यहाँ पे आपके टोपोआइसोमरेज आ गया जो इसकी सुपर कॉइलिंग को जो है रिमूव करेंगे। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ गए। ठीक है, ये वाई रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई। ठीक है, एक प्राइमर जो है वो यहां जुड़ जाता है, एक प्राइमर जो है वो यहां जुड़ जाता है। ठीक है, ये प्राइमर्स जो हैं ये 5 डैश की तरह काम करेंगे। ठीक है, प्राइमर्स आपके 3 डैश पे जुड़ते हैं। ठीक है, प्राइमर्स आपके 5 डैश की तरह खुद काम करेंगे।
ठीक है, और ये 3-OH ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आके अटैच हो। ठीक है, अब बेस पेयरिंग होनी है। ठीक है, टी के अपोजिट एटीपी आके जुड़ेगा, ए के अपोजिट टीटीपी आके जुड़ेगा, जी के अपोजिट सीटीपी आके जुड़ेगा, ठीक है, एंड सी के अपोजिट जीटीपी आके जुड़ेगा। ठीक है, अब जुड़ गया आके, अब पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, उसमें से वो 2 फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, और जैसे ही 2 फॉस्फेट रिमूव होते हैं ना, ये 2 फॉस्फेट रिमूव होते तो यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो है वो रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए आएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए काम आएगी, क्योंकि हेलिकेस ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े थे। अब जब आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन रहा है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने हैं ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने के लिए यही एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज थे, ये हेलिकेस था। ठीक है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुकी है, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़े, ये आरएनए प्राइमर्स आके जुड़ गए। ठीक है, अब आरएनए प्राइमर्स क्या बना रहे हैं, स्ट्रैंड्स बना रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये देखो यहाँ ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये तो सीधा सीधा जुड़ता जाएगा, है ना, इसको आप लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हो। और ये वाला जो यहाँ से स्ट्रैंड बनता है ना, ये इस बेचारे के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इसके क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और हर एक फ्रेगमेंट के पास एक प्राइमर होगा। इस फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको तो वेट करना है ना कि आगे जगह होगी तो आगे जाके पूरा, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसके पास आगे कॉन्टिन्यूस स्पेस नहीं है कि कहां पर जाके ये अपने स्टैंड को कैसे कंटिन्यू रख सकता है, बट ये तो कंटिन्यू है ना, खुलता जाएगा रेप्लिकेटिंग फॉर्म, और स्टैंड आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है आपकी यहां पर। ठीक है, सो न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन के लिए आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 3 है प्रोकैरियोट्स में, और पॉलीमरेज डेल्टा है आपके पास यूकैरियोट्स में। इस पॉलीमरेज के साथ साथ आपको मैग्नीशियम, न्यूक्लियोटाइड्स और आपके ये आपके पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है। जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के अगेंस्ट आके जो है वो अटैच हो जाते हैं। उसके बाद प्राइमर जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, और वो गैप जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है फिल करता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में डेल्टा या एप्सिलॉन जो है वो उसको फिल करता है। ठीक है, जो FEN1 एंड RNase-H जो एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं लीडिंग और लैगिंग स्टैंड का आपको फर्क बता दूं। लीडिंग स्टैंड आपका कॉन्टिन्यूस है, कोई गैप्स नहीं है। ठीक है, उसको इसलिए डीएनए लाइगेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और उसकी ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है, 5' से 3'। कहां पे क्या मैं बताती हूँ आपको, क्या है 5' से 3'। ठीक है, ओके, और उसके लिए एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेरस लैगिंग स्ट्रैंड जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जिसको बोलते हैं। ओकाजाकी जो है साइंटिस्ट का नाम था। ये जो ग्रोथ है वो आपकी कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस ग्रोथ है। इसके लिए डीएनए लाइगेज जो है रिक्वायर्ड होता है इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है 3' से 5'। ठीक है, बट अगर मैं एक एक फ्रेगमेंट्स की बात करूं तो वो डायरेक्शन क्या है, ये प्राइमर तो 5' की तरह काम कर रहे हैं ना, तो उसकी डायरेक्शन है 5' से 3'। बट ये जो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ क्या बता रही हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की बता रही हूँ। ठीक है, सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्रोकैरियोट्स में 1000 से 2000 बेस पेयर्स होंगे, और यूकैरियोट्स में 100 से 200 बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट जो है ओपन होगा 3' से 5' डायरेक्शन में। लीडिंग स्ट्रैंड देखते हैं, टेम्पलेट जो है कहां ओपन हो रहा है, 3' से 5' डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ठीक है, और आपका लैगिंग स्टैंड जो है वो कहां पे ओपन हो रहा है, 5' से 3' डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 5' से 3' में हो रहा है। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट ये जो स्ट्रैंड है ना, स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5' से 3' है फॉर द लैगिंग, एंड लीडिंग के लिए है ये वाली। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा था, लीडिंग स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट हो रहा है 3' से 5' में, 3' से 5' में। ठीक है, और आपका लेगिंग स्ट्रैंड में टेम्पलेट कौन सी डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, 5' से 3' में ओपन हो रहा है, 5' से 3' में ओपन हो रहा है। ठीक है, 5' से 3' एंड 3' से 5'। ठीक है, टेम्पलेट की बात कर रही हूँ, 3' से 5' में ओपन हो रहा है, एंड ये 5' से 3' में टेम्पलेट जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है इसमें, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है,
किसकी, लीडिंग की डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या थी, 5' to 3', ठीक है, 5' to 3', ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है, 5' to 3'। और अगर मैं ओकाज़ाकी की फ्रेगमेंट्स की बात करूं, फ्रेगमेंट्स जो है वो 5' से 3' में ही ग्रोथ कर रही हैं, ठीक है, पर स्ट्रैंड की अगर बात करूं तो स्ट्रैंड जो है वो 3' से 5' में जा रहा है, ठीक है, स्ट्रैंड की अगर बात करूं तो वो 3' से 5' में जा रहा है। क्लियर हुआ? तो आप हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, 5' से 3' होती है, ठीक है, बट स्ट्रैंड्स जो है वो अपोजिट होंगे, एक 3' से 5' होगा और एक आपका 5' से 3' होगा, ठीक है। सो ये था आपका बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक कि आपके किस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं, प्राइमर कौन से स्टेप पे आके जुड़ता है, ठीक है, ये था बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यूकैरियोट्स का हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक चीज की इनिशिएशन, इलॉन्गेशन वगैरह क्या होती है, ठीक है।